रईसी के अंतिम संस्कार के बाद दरअसल बड़ा ऐलान संभव है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, ये मुमकिन नजर आ रहा है। इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकता है ईरान, इसके भी आसार हैं। इजराइल पर मिसाइल से अटैक कर सकता है ईरान इस वक्त प्रतिशोध की आग में जल रहा है। इस वक्त शोक का माहौल है, पूरा ईरान गम में डूबा हुआ है, मातम मनाया जा रहा है इब्राहिम रईसी की मौत के बाद। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर हैं कि अब ईरान का अगला कदम होगा क्या। तो देखिए, अरब पर 100 घंटे भारी महायुद्ध में 7 एटमी विस्फोट का खतरा कैसे पैदा हो गया है, आइए आपको समझाते हैं। रईसी के अंतिम संस्कार के बाद युद्ध छेड़ने की तैयारी में है ईरान, इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। रईसी की मौत के 72 घंटे में ही ब्रिटिश मीडिया का एक बड़ा खुलासा हमारे सामने है। ब्रिटिश मीडिया का इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट को लेकर यह बड़ा दावा, ईरान को दुश्मन देश अमेरिका और इजराइल पर शक है। अरब में अमेरिकी खेमे के 7 देश ईरान के रडार पर आ गए। अगर अरब में युद्ध हुआ तो ईरान का समर्थन कर सकता है रशिया, इसके भी पूरे आसार नजर आते हैं। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, अरब में तनाव के बीच रूस की न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो गई है। पुतिन के आदेश पर परमाणु ड्रिल शुरू हो गई है। ड्रिल में स्कैंडर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है। जवानों को न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। टीवी पर पहली बार आप देखने जा रहे हैं रूसी न्यूक्लियर ड्रिल की तस्वीर। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली बार टीवी पर आप देख रहे हैं रूसी न्यूक्लियर ड्रिल की तस्वीर। व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू हो चुकी है, तैयारी की जा रही है, परमाणु हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है रूसी सैनिकों को। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ड्रिल में स्कैंडर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी नजर आ रहा है और तमाम अत्याधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन अहम ये कि जवानों को न्यूक्लियर हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूक्लियर ड्रिल की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इस एटमी ड्रिल का वीडियो जारी किया है। तो देखिए, ये तस्वीरें मनीष बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूक्लियर ड्रिल की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये क्या एक नॉर्मल ड्रिल मानी जाए या फिर ईरान और इजराइल के इस वक्त के बीच इस वक्त जो तनातनी नजर आ रही है, युद्ध के हालात बनते नजर आ रहे हैं, उसके मद्देनजर इन तस्वीरों की अहमियत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है? अब बिल्कुल देखिए, जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं वो है क्या, अगर ये बात दर्शक समझ लेंगे तो फिर उन्हें एहसास होगा कि ये किस बात का खतरा है, ये किस बात का सूचक है। ये टैक्टिकल वेपन है, वो वेपन जिसको लेकर लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि अगर ऐसे हालात बने तो रूस इसका इस्तेमाल करेगा और फिर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी तबाही आपको देखने को मिलेगी। इस टैक्टिकल वेपन को पहली बार देखिए समीर, अब तक हम लोग ये बात करते हैं कि रूस जरूरत पड़ने पर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। आखिर वो टैक्टिकल वेपन क्या है, कौन सा है, वो आप देख रहे हैं। इस मिलिट्री ट्रक में उस टैक्टिकल वेपन को लाया जाता है। कहां लाया गया? यूक्रेन लाया गया, उस जगह जहां पर रूस और यूक्रेन, ये देखिए, ये टैक्टिकल वेपन है। और इस टैक्टिकल वेपन का मतलब क्या है? आम भाषा में कहूं तो छोटे साइज का, छोटे प्रभाव वाला एटम बम है जिसको आप लेकर चल रहे हैं। यानी ये सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये परमाणु हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग रूसी जवानों को दी जा रही है। ट्रेनिंग नहीं बल्कि अंतिम तैयारी कहिए, अंतिम तैयारी है और उसकी ड्रिल हो रही है। यहां पर जिस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं वो दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, सबको दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए, यूरोप को दिखाने के लिए, अमेरिका को दिखाने के लिए, नाटो को दिखाने के लिए। देखो, इसे हम युद्ध क्षेत्र में ले आए हैं, बस बटन दबानी, महातबाही हो जाएगी। बिल्कुल, ये आखिरी तैयारी सीधे तौर पर कही जा सकती है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि इस वक्त
ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर पहुंचने के बाद रूस की स्ट्रैटेजी क्या है? पुतिन ने समर्थन में परमाणु ड्रिल शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मनीष, थोड़ा सा आप और अंदर आ सकते हैं। ड्रिल में स्कैंडर टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम भी नजर आया, जिसके बारे में हमारे सहयोगी मनीष बता रहे थे। न्यूक्लियर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है और मनीष जैसा कि कह रहे हैं कि ये आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग मत समझिए, ये आखिरी तैयारी है। कम समय में तैनात करने का अभ्यास किया जा रहा है कि कैसे तमाम टैक्टिकल वेपन्स को कम समय में तैनात किया जा सके, डिप्लॉय किया जा सके। तो एक तरफ यह सवाल कि क्या रईसी की हत्या हुई, दूसरी तरफ उसकी जांच और तीसरी तरफ ईरान की तैयारी, ईरान का प्रतिशोध, ईरान का बदला। इन तमाम खबरों के बीच ये जो खबर और तस्वीरें सामने आई हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और उनसे आपका तारुफ करा दें। दीपक वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर कॉमोडोर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक वोरा साहब, ईरान को जाहिर है बहुत बड़ा जख्म मिला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत के बाद अब इब्राहिम रईसी का यूं चला जाना, ऐसा लगता है कि ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करने की यह कोशिश हो सकती है। हालांकि अभी जो ये हादसा है या साजिश, इब्राहिम रईसी की जान कैसे गई, सवालों के जवाब नहीं मिले, लेकिन फिर भी ईरान के बदले का हम जिक्र कर रहे हैं। वो बदला क्या वाकई हो सकता है और उसकी घड़ी आ गई है क्या? आभारी हूँ साहब, बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और जो बाकी दो मेरे पैनलिस्ट हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, एयर कॉमोडोर साहब, इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने ये सवाल पूछा है कि क्या हो रहा है, अभी पूरी जानकारी आई नहीं है। मेरा अपना मानना है कि हमारी ट्रेनिंग होती है एनालाइज करने के लिए कि ये साजिश है। मैं ये भी नहीं मानता कि हेलीकॉप्टर 3 उड़ रहे थे और बीच वाले को उड़ा दिया गया था। शायद ये ज़मीन पर खड़े थे और उसको ब्लो अप किया गया है। कौन ब्लो अप करेगा? पाकिस्तानी लोग बड़ा आसानी से आते हैं, अज़ेरी रेबल्स हैं, उनको पैसे दिए गए, उड़ा दिया गया। क्यों? सर, इजराइल शुरू से कहता रहा है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आया तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, और ईरान हमेशा कहता रहा है कि इजराइल को जीने का हक नहीं है। आपको याद है पिछले 15 साल, कम से कम मेरी 73 साल की उम्र है, डिप्लोमेसी में 51 ईयर्स एंड काउंटिंग, मैं पढ़ता रहा हूं कि ईरान बस न्यूक्लियर वेपन पे पहुंचने वाला है। फिर इजराइल और अमेरिका ने उसके ऊपर वो स्टक्सनेट वायरस का हमला किया, 5 साल पीछे कर दिया। फिर मुझे लगता है राइसी साहब इस्लामाबाद गए थे हाल ही में कहने के लिए, भाई हमसे नहीं बनाया जा रहा, ये हमें बेच दो, जो फाइनल है उसके 10 बिलियन 15 बिलियन देंगे। और उसी वक्त वो बदमाश जो अपने आप को शरीफ कहता है, वो भाग गया था बीजिंग कहने कि भाई टाइगर देखिए टेक्नोलॉजी तुम्हारी है, मैं ईरान को बेच रहा हूँ। उन्होंने कहा बेच तो पैसे आधे आधे बांट देंगे। राइसी साहब की अहम रोल था, इसीलिए उनको रास्ते से हटा दिया गया है। क्या ईरान अपना न्यूक्लियर एम्बिशन छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। ये जंग अभी और आगे चलेगी। इजराइल कभी नहीं स्वीकार करेगा कि उसको एग्जिस्टेंशियल खतरा हो। ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देगा, ना ही पाकिस्तान उसको बनाने देगा, नहीं तो पाकिस्तान की अपनी अहमियत कम हो जाएगी। ये चेस बोर्ड है सर, गेम खेला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ये परमाणु कार्यक्रम जो है ये एक बड़ी वजह हो सकता है। अगर हम साजिश के एंगल पर बात करते हैं तो इस पूरे हादसे के पीछे कौन, ये दुर्घटना कैसे हुई, इन तमाम सवालों के जवाब हालांकि अभी पुख्ता तौर पर सामने आए नहीं हैं। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, पुतिन ने ईरान को मदद का भरोसा दिया है। रूस हर लेवल पर ईरान की मदद करेगा, यह तय कर लिया गया है। रूस हादसे की जांच में भी सहायता के लिए तैयार है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो कैसे हुआ, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, साजिशों की बातें की जा रही हैं, और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ने यह भरोसा दिया है कि हम जांच में भी मदद के लिए तैयार हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, जांच में मदद से अमेरिका का इनकार। ईरान ने जांच में अमेरिका से मांगी मदद। रईसी हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से मदद मांगी गई थी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका मदद करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका पर यह आरोप लगातार लग रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगाए गए उसकी वजह से ही इन बेल हेलीकॉप्टर्स की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, कलपुर्जों का भी अभाव था। और अब ऐसे में अमेरिका से मदद मांगी गई है। अमेरिका ने मदद के लिए इनकार किया है, लेकिन रूस पूरी तरह से मदद के लिए तैयार नजर आ रहा है।
आइए अब समझते हैं कि अरब के वो 7 देश कौन कौन से हैं जो रडार पर हैं, जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। ये देखिए, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, इजराइल, ये सारे वो मुल्क हैं अरब के जो अमेरिका के साथ नजर आते हैं। तेहरान, मॉस्को, साथ साथ गठबंधन का जो एटमी रण है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अमेरिका वर्सेस ईरान का ये पूरी जो लड़ाई है ये कैसे आने वाले वक्त में लड़ी जा सकती है, इसका एक अंदेशा आपको होगा। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के साथ कौन कौन, यमन, सीरिया, इराक और लेबनान जैसे मुल्क ही आज की तारीख में पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। और अगर अरब में जंग होती है तो कौन देश किधर होगा, यह भी अब आपको समझा देते हैं। ईरान की अरब जंग, इसका नतीजा क्या हो सकता है, यह देखिए। सऊदी अरब और रूस, इन दोनों का रुख क्या होगा। अमेरिका के साथ, अमेरिका की हां में हां मिलाता हुआ सऊदी अरब नजर आता है, यूएई नजर आता है, और ईरान के साथ कौन खड़ा है, रूस चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, चीन भी ईरान के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा जो दो धड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो क्या है। अमेरिका कतर के साथ है, यमन ईरान के साथ नजर आ रहा है। तो दो धड़े कैसे बटे हुए हैं, सीरिया ईरान के साथ है, अमेरिका ओमान के साथ है। तो ये जो अरब देशों में दो धड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, दो फाड़ साफ तौर पर नजर आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर हो रहा है इससे। बहरीन के साथ अमेरिका है, इराक के साथ ईरान है। यानी ईरान के का जिक्र जब किया जाता है, उसकी ताकत का जिक्र किया जाता है, कौन मुल्क उसके साथ है, तो लेबनान खड़ा भी ईरान के साथ नजर आता है। जॉर्डन का आप रुख देखिए, पूरी तरह से वो अमेरिका की हां में हां मिलाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल को बचाने का काम भी जॉर्डन की तरफ से किया गया जब ईरान की तरफ से हमले हुए, ये भी हम जानते हैं। तो कुल मिलाकर ये दो धड़े साफ तौर पर नजर आते हैं, और जाहिर है इजराइल के साथ तो अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा ही हुआ है। और ईरान की उस चौकड़ी का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें नॉर्थ कोरिया को भी ऐड करना जरूरी हो जाता है। यानी ईरान के साथ बड़े देश कौन कौन से, रशिया हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया और ईरान खुद। तो कुल मिलाकर ये समीकरण जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? और जब हम विश्व युद्ध की आहट, विश्व युद्ध के आसार, इन बातों का जिक्र करते हैं, तो क्या आपको भी ये आशंका जहन में होती है कि अगर ईरान ने इसका बदला लिया और रूस जैसा ताकतवर मुल्क ईरान के साथ खड़ा नजर आया, चीन और नॉर्थ कोरिया भी जुड़े, तो फिर तो यह विश्व युद्ध ही शुरू हो जाएगा, उससे दुनिया कैसे बचेगी? समीर, आपने बहुत अच्छी एनालिसिस की है, लेकिन अभी जो मिडिल ईस्ट के हालात हैं वो इतने गंभीर नहीं कि विश्व युद्ध की तरफ जाएं या फिर न्यूक्लियर हमले की तरफ जाएं। अगर आप देखें इजराइल और ईरान का, मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई झड़प ईरान और इजराइल में डायरेक्ट होगी। इनडायरेक्टली वो आज भी चल रही है और शायद इसमें थोड़ा बढ़त हो सकती है। ईरान आज भी नहीं किसी स्पष्टता के साथ कह सकता है कि यह हेलीकॉप्टर क्रैश था या इसमें साजिश थी। इन्होंने खुद जो ऑफिशियल वर्जन दिया है वो है कि टेक्निकल स्नैक था, और ये कहना कि अमेरिका ने उसके कलपुर्जे नहीं दिए और इसलिए ये हुआ, ये एक सैंक्शन के बावजूद भी तमाम तरीके हैं लोगों को इन चीज़ों को प्राप्त करने के, और खूब मिलते हैं आज भी। सैंक्शन है। जनरल चतुर्वेदी, अभी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, सोचिए अगर इन्वेस्टिगेशन में यह नतीजा निकलता है कि इसमें इजराइल का हाथ है, क्या तब भी आपका यही कंक्लूजन होगा कि विश्व युद्ध के आसार नहीं है या फिर युद्ध नहीं होगा? तब भी मेरा यही होगा, क्योंकि ईरान नहीं चाहेगा कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो इजराइल के साथ, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी और एक बोल्डनेस जो कहते हैं इन एक्शन एज सोल्जर्स, मैं कह सकता हूं कि इजराइल इज फार 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 सुपीरियर टू व्हाट ईरान इज। तो वो जानता है, वो इस अपनी कमजोरी को भी जानता है ईरान, और वो नहीं चाहेगा कि इजराइल के साथ इंडल्ज हो। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि इजराइल ने करा है, तो मुझे बहुत डाउट है। इजराइल अपने लिए, अपने सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए वो जरूर इस तरह के एक्शन करता है, लेकिन इस तरह के नहीं सर, लेकिन देश के दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर अटैक तो इजराइल ने ही करवाया, और यह भी कहा जा रहा है कि अजरबैजान जहां पर यह हादसा हुआ है
हादसा या साजिश पता नहीं, लेकिन वहां पर उस अजरबैजान में मोसाद की भी मौजूदगी, उस पर मैं मनीष आपसे भी चाहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची हुई है और मोसाद के एंगल पर क्या बात कुछ आगे बढ़ी है, इस पर मैं आपसे आगे भी जानकारी लूंगा। लेकिन इस बीच एक अहम खबर, यमन से हूती का अमेरिकी ड्रोन पर हमला हुआ है। हूती ने अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है। अप्रैल के महीने में भी एक रीपर ड्रोन ध्वस्त हुआ था। अब तक हूती ने अमेरिका के 5 रीपर ड्रोन गिराए हैं। तो हूती विद्रोही लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा तनाव बढ़ने के बाद ये हमले और बढ़े हैं। तो ये देखिए क्या रिवेंज प्लान है, ईरान का प्रतिशोध प्लान, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। एक तो जंग का ऐलान हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकते हैं, ड्रोन हमले हो सकते हैं और टैक्टिकल न्यूक्लियर हमला भी संभव है। ये आसार फिलहाल नजर आ रहे हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा प्लान क्या है? कोवर्ट ऑपरेशन हो, संसद पर हमला किया जाए, वीवीआईपीस को निशाना बनाया जाए, उन पर अटैक किया जाए और डर्टी बॉम्ब का विस्फोट किया जाए। ये प्रतिशोध प्लान जो है अलग अलग सामने आ रहे हैं। तीसरा, प्रॉक्सीज के जरिए हमले बढ़ाना, जो सिलसिला हम पिछले कई महीनों से देख भी रहे हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले बढ़ेंगे, हूती और ज्यादा एक्टिव होंगे, हूती मिसाइल अटैक्स करेंगे, अल अश्तर के हमले बढ़ेंगे और इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले भी बढ़ाए जा सकते हैं। इस तरह से इस प्रतिशोध को अंजाम दिया जा सकता है। चौथा प्लान, इजरायली विदेशी ठिकानों पर हमले। इसमें कहां कहां हमले हो सकते हैं? बर्लिन, लंदन, पेरिस और वार्सा, इन जगहों को बनाया जा सकता है निशाना और प्रतिशोध लिया जा सकता है, ये मानते हुए कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ हो सकता है। बहल साहब, ये जो प्लान्स हैं, इनमें से कौन सा प्लान आने वाले वक्त में एक्टिवेट किया जा सकता है? ईरान क्या वाकई इस हद तक जाएगा या फिर जो अपने प्रॉक्सी संगठन हैं, हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, हूती हो गया, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हो गया, इन सब के सहारे ही बदले की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा? लगता क्या है? समीर जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और आपने जो हिंट दी है वो एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन पे दी है, जहां वर्ल्ड 2 खेमों में बढ़ चुका था, इकोनॉमिक टर्मोइल थी और उस समय ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी वाइफ का कत्ल किया गया और उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आपने वो वाला एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखते हुए ये सिचुएशन को उसी तरीके से 2 खेमों में बढ़ते हुए और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन बढ़ रही है उसको जोड़ दिया है। और साथ में जो डेथ हुई है रईसी की, उसको उसके अंदर घी का काम करने का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर हम इनको देखें तो 3 केसेस हैं इसके अंदर। एक वेदर की वजह से ये क्रैश हुआ, दूसरा टेक्निकल डिफेक्ट और तीसरा जो आपने कहा कि अगर कोई भी सैबोटाज या साजिश है जिसकी वजह से ये हुआ है। जो मुझे लगता है कि इजराइल कभी भी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका रिटेलिएशन किसी भी फॉर्म में ओवर्ट आएगा और वो लेके जाएगा दोनों देशों के बीच में लड़ाई पे। जबकि इजराइल इस समय पूरी तरीके से गाजा और उसके सीरिया और लेबनान के साथ मिला हुआ है अपने मिशंस को आगे, ऑपरेशंस को आगे ले जाने में। जब वो इतना इन्वॉल्व है और उसकी सेनाएं इतनी इन्वॉल्व है, तो ऐसे टाइम में मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने किसी हेड ऑफ स्टेट के ऊपर अटैक किया होगा। लेकिन अगर किसी ने इसका फायदा उठाते हुए ये साजिश रची है तो जरूर ये सिचुएशन इस समय बहुत ही सीरियस है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। इस बीच तेहरान से कुछ अहम तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। तेहरान में रईसी के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। इब्राहिम रईसी की प्रार्थना सभा में हजारों लाखों लोग जुट रहे हैं। तेहरान की सड़कों और तमाम सभा स्थलों में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। लोगों की आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। अंतिम संस्कार में भारत के उपराष्ट्रपति धनखड़ भी शामिल होंगे। भारत ने एक दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया था, क्योंकि भारत का मित्र देश है ईरान और इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री का भी अगर हम इसमें जिक्र कर लें अब्दुल्लाहियान का, तो भारत के लिए इन तमाम नेताओं का जो रुख रहा वो बहुत ही पॉजिटिव रहा। हाल ही में चाबहार पोर्ट समझौता हुआ भारत और ईरान के बीच, जो कि आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी के लिहाज से अगर हम देखें तो मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस तरह के तमाम जो समझौते हैं वो इब्राहिम रईसी के कार्यकाल में ही हुए और
यही वजह है कि भारत ने दुख का, शोक का इजहार किया है। और इब्राहिम रईसी के जाने के बाद, वोरा साहब, इन तस्वीरों को हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, पूरा ईरान इस वक्त गम में डूबा हुआ है। जगदीप धनखड़ साहब भी वहां पर पहुंचे हैं शोक का, गम का इजहार करने के लिए हमारे देश की तरफ से। इब्राहिम रईसी के जाने के बाद अभी उनके उत्तराधिकारी का नाम एक तरह से सामने नहीं आया है, फिलहाल तो उपराष्ट्रपति को यह जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन उनके बाद कौन होगा? जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उनको देखते हुए क्या लगता है, क्या भारत और ईरान के संबंधों पर आने वाले वक्त में इसका कुछ असर पड़ेगा? इब्राहिम रईसी का जाना क्या भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है? भारत में जो डेवलपमेंट्स होती हैं, अब इलेक्शंस आ रही हैं, उसका परिणाम आएगा कुछ ही दिनों में। ईरान पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कंसेंसस है भारत में कि ईरान के साथ दोस्ती ज़रूरी है। चाबहार पोर्ट का आपने जिक्र किया, वो हमारे लिए ज़रूरी है। कौन नहीं चाहता उसको? चाइना नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, नहीं तो उनका गदर पोर्ट जो है वो बिल्कुल गदर में ख़त्म कर जाएगा। 2-4 जहाज़ पानी के आते हैं साल में, वहाँ पर वो भी नहीं अगर चाबहार शुरू हो गया वहाँ पर नहीं आएंगे। तो वो लोग की इंटरेस्ट है कि चाबहार ना बने, जबकि हमारा इंटरेस्ट है, ईरान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बहुत से देशों का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है कि वो पोर्ट सक्सेसफुल हो। तो मैं नहीं मानता सर कि एक व्यक्ति के जाने से हमारी जो द्विपक्षीय रिलेशनशिप है भारत और ईरान की, उस पर कोई असर पड़ेगा। रिलेशनशिप वही रहेगी। ईरान का इंटरेस्ट है गुड रिलेशंस विद इंडिया और भारत का इंटरेस्ट है गुड रिलेशंस विद ईरान। नहीं सर, मेरा सवाल इस लिहाज से था कि स्टेट हेड का यूं चला जाना, साजिश की आशंका, इंटरनल फाइटिंग ईरान के अंदर की, इब्राहिम रईसी के बाद कौन? वो जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, उनके बेटे वाली भी थियरी सामने आ रही है कि भाई वो इस पद पर आना चाहते थे, जबकि खुद खामेनेई और इब्राहिम और बाकी लोग ईरान के इब्राहिम रईसी को सुप्रीम लीडर के पद पर देखना चाहते थे। इन तमाम इंटरनल फाइटिंग्स का असर जो है वो भारत और ईरान के रिलेशन पर और हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स जो जुड़े हुए हैं एक साथ, उन पर तो नहीं पड़ेगा? ये बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और ये वेस्टर्न मीडिया परसेप्शन है, ये उससे लड़ रहा है, ये इससे लड़ रहा है। यहाँ पर भी तो कहते थे कि अगर चेंज हुआ इंडियन गवर्नमेंट में ये आएगा वो आएगा। सर बेसिकली इसका फैसला ईरान के लोगों ने करना है और वो फैसला बड़े सोच समझ के करेंगे। वो कोई पेपर टाइगर नहीं है। ईरान बहुत बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है। हाँ, एक चीज याद रखिए कि शिया देश है, अरब देशों से, सुन्नी देशों से घिरा हुआ है, तो बड़े ध्यान से उसने जो करना है वो करेगा। बट द पीपल ऑफ ईरान, पहले भी जब शाह रजा पहलवी गए थे 1979 में, सारे पश्चिमी देशों ने कहा था, उनकी मीडिया, अरे ईरान तो बिल्कुल खत्म हो गया, शाह चला गया, लेकिन ईरान खत्म नहीं हुआ। 10 साल इराक से भी जंग किया उसने, उनमें बहुत ताकत है सर। बिल्कुल सही बात है। और इब्राहिम रईसी की मौत पर TV9 भारतवर्ष से बोले, भारत में ईरानी राजदूत, अभी चल रही जांच पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। ये इराज इलाही ने TV9 भारतवर्ष से कहा है। अब तक की जांच में खराब मौसम ही हादसे की वजह नजर आता है। धुंध थी, बारिश हो रही थी, पायलट को कुछ नहीं दिखा। ये एक आधिकारिक बयान सामने आया है। भारत में ईरान के राजदूत हैं इराज इलाही, और उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये बातें कही हैं। सुनिए। It is very soon to predict or say anything about the investigation. Investigation is ongoing, and as soon as possible they will reach to any conclusion, it will be released. But till now it was, according to the Iranian official, till now the bad weather condition was the main cause. It was foggy, rainy, and the pilot could not see its fronts. तो मनीष, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से अगर आप बता पाएं, क्या इस बयान का मतलब यह है कि अभी तक की जांच में शक और शुबा नहीं हो रहा है? क्या खराब मौसम ही हादसे की वजह फिलहाल ईरान ये मानकर चल रहा है? देखिए, ईरान को समझने के लिए इस बयान को आप समझ सकते हैं। याद करिए, 1 अप्रैल को ईरान के दूतावास पर हमला होता है। बदला लेने के लिए 14 दिन का इंतजार किया उन्होंने। इस वक्त ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि अमेरिका की गलती है, इजराइल की गलती है। वो कह रहे हैं हम जांच करेंगे, वो दिखाएंगे कि हमने पूरी तरह से जांच किया और तब सबूत मिला कि अमेरिका या इजराइल का हाथ है और इसलिए हम एक्शन लेंगे। आपको क्या लग रहा है, ये डेड बॉडी लेकर जो पूरा ईरान घूम रहे हैं, वो किस लिए घूम रहे हैं? उनको इलेक्शन जीतना है। वो जनमत तैयार कर रहे हैं आगे की युद्ध के लिए, और उसी का प्रतीक है कि लगातार आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह वो जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा, और अपने तमाम खास मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।